जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। आज हम करेंगे किरण की बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से ये आपकी किरण की बुक है और इसमें से हम करेंगे मैथ और रीजनिंग। जो पेज रहेगा आपका वो रहेगा 62 और क्वेश्चन नंबर रहेगा 41। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखो। 900 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा। समय निकालना है। आपको पता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर होती है। 810 रुपए ब्याज है, गुणा में 100 बटे में मूलधन 900 रुपए है और दर दे रखी है 5%। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 81। यहां से 90 को 5 से डिवाइड कर देना, 18 वर्ष डायरेक्ट समय आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। यदि ए की वैल्यू दे रखी है 17, बी की 15, सी दे रखा है -128 का 1/4। सी की वैल्यू क्या है? -128 का 1/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी -32। तो बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए a3 + b3 + c3 - 3ab इसके बराबर होता है, इसके बराबर a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab होगा। तो a + b + c इंटू में दे रखा है, तो a + b + c की वैल्यू रख के देखेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 15 है, c की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली -32 है। 17 और 15 को जोड़ेंगे तो 32, 32 में से 32 गया 0 और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आपको 0 ही प्राप्त होता है, तो 0 आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, a3 + b3 + c3 - 3ab को लिख सकते हैं a3 + b3 + c3। इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 3abc के बराबर भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 43 क्वेश्चन। ए का 39% और बी का 42% का औसत देखो ए का 39% प्लस बी का 42%, तो नीचे लिख दिया परसेंट के लिए 100 और 2 से मैंने इसलिए गुणा किया है क्योंकि इनका औसत दे रखा है, तो दो संख्याओं का औसत है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये योग है, योग को 2 से डिवाइड करेंगे। 100 मैंने परसेंटेज के लिए लिख दिया। ये किसके बराबर है, ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है, तो इनका अंतर का 3/5 के बराबर है। 3/5 के बराबर हो गया। यहां से हम क्या करेंगे, अब क्रॉस में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 5 से इसको गुणा करेंगे 39 को तो 195 प्लस 5 को यहाँ गुणा करेंगे तो 5 ये हो जाएगा 210 बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200। 200 गुणा में ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 200 तिया 600। 600 को यहाँ गुणा करेंगे 600 ए माइनस 600 बी। इस 600 को 195 को इधर लेकर जाएंगे, माइनस का 600 बी को इधर लेकर जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर 810 बी इज इक्वल टू 405 ए बी अपॉन ए आ जाएगा। ये कटेगा 81 5 5 पर कटेगा 5/10 1/2 आ जाएगा। यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, 1 है और ए की वैल्यू क्या है, 2 है। सवाल में बताना क्या है कि बी ए का कितना परसेंट है, यानी कि बी कितना है, बी 1। तो 1 जो है ये ए का कितना परसेंट है, यानी कि 2 का। 2 का कितना परसेंट है, x परसेंट मान लेते हैं। x परसेंट इज इक्वल टू कौन सा है, ये वाला b। तो यहां से निकालेंगे 2 से काट देना 50, तो यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50%। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो बताना है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। यहां से इनका एलसीएम लेंगे 300, कुल काम आ जाएगा 300 टेबल बनानी है। तो 25 से काटेंगे 12 और यहां से काटेंगे तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगी अक्षमता। इसका मतलब ए एक दिन में 12 टेबल बनाता है, बी बनाता है 10, दोनों मिलकर एक दिन में 22 टेबल बनाते हैं और 5 दिन तक काम करेंगे तो 110 टेबल का निर्माण कर देंगे। 110 टेबल बन चुकी है, 300 में से 110 माइनस करेंगे तो जो शेष काम बचेगा वो 190 बच जाएगा। 190 बचेगा कुल 300 में से, इसको काट देंगे तो भाग निकाल देंगे, 19/30 शेष भाग बच जाएगा, शेष काम बच जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। पति और पत्नी, पति विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष है। औसत उम्र का मतलब है पति और पत्नी की जो आयु का कुल योग है, 2 है पति और पत्नी, इससे डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा 20। तो पति पत्नी की वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, 2 से इधर गुणा कर देंगे तो 40 वर्ष हो जाएगी। यानी कि पति और पत्नी की आयु का योग फिलहाल कितना है, 40 वर्ष है। तो ये सवाल में पूछ रखा है 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद पति की 6 वर्ष बढ़ेगी, पत्नी की भी 6 वर्ष बढ़ेगी, टोटल 12 साल उम्र बढ़ जाएगी, यानी 52 साल के हो जाएंगे। और 2 साल का उनके पास बच्चा भी है, तो 2 साल का बच्चा है तो 2 साल उसकी उम्र हो जाएगी। टोटल मिलाकर पति पत्नी और बच्चे की कुल मिलाकर उम्र 54 साल बन जाएगी। जबकि कितने कैंडिडेट हैं, 3 है, पति पत्नी और एक बच्चा।
3 आदमी है तो 3 से डिवाइड कर देना, औसत आ जाएगी 18 वर्ष तीनों की, यही पूछ रखा है सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। देखो 30 की स्पीड से गया और 2 की स्पीड से वापस आता है, तो गुणा में 2 करेंगे और नीचे लिखेंगे इनकी चालों का योग, 30 और 2 32, गुणा में करेंगे, समय कितना लेता है टोटल 4 घंटा 36 मिनट। 4 घंटा 36 मिनट को अगर हम ऐसे लिखे 36 मिनट को घंटे बना देंगे, 6 से 6 गया 10 हो जाएगा, ये 3/5, 5 चौका 20 और 3 23/5 घंटे, तो कुल समय लिया है 23/5 घंटे। इसमें उत्तर गलत दे रखा है, इसका उत्तर एक्चुअल में क्या आएगा, जब इसको काटेंगे 5 6 30, 6 दूनी 12 और 23 को करेंगे तो 276 बटे में आ जाएगा 32, 4 8 32, 4 6 24 और 4 6 24 और 6 6 ना 4 6 24 और 4 निमा 36, 69 बटे में 8, यहां पर कर देता हूं मैं इसको 69 बटे में 8, काटेंगे तो 8 8 64, बचेगा कितना 5 बटे में 8, ये आंसर होना चाहिए इतने किलोमीटर का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसने 2 से गुणा कर दिया है, क्योंकि डिस्टेंस वो जाता है गांव से अस्पताल और अस्पताल से वापस, तो उसको 2 गुणा कर रखा है इसमें गलती से, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या आ जाएगी, गांव से और उसके अस्पताल की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 8 सही 5/8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47, राजेश 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% आने पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। 1400 रुपए में खरीदी है और उसे 40% आने पर बेचता है, यानी अब इसका मूल्य 60% रह जाएगा और डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा 14 6 84, 840 रुपए, ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस साइकिल का, ये 8 है, 840 रुपए आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 48 में देखो मैंने एक क्वेश्चन और करवाया था और कुछ बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट था, देखो कैसे, ये दोबारा फिर आ गया, वो था एक वर्गाकार दे रखा था, यहाँ पर एक आयताकार दे रखा है, क्वेश्चन सेम रहेगा, लंबाई है 110, चौड़ाई है 70, ठीक है, ये एक आयताकार पार्क है, तो यहाँ पर एक पाथ एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई रास्ते की कितनी है 6 मीटर चौड़ाई है, तो इसके भुजाओं के समानांतर ये पार्क बनाया गया है जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया गया था। तो बताना क्या है, यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपये वर्ग मीटर है तो इन कुल लागत कितनी होगी, अगर हमें इसका एरिया पता चल जाए तो कुल लागत से गुणा कर देंगे, कुल लागत निकालना है तो यहाँ पर दे रखा है निर्माण की लागत 175 रुपये पर मीटर है, पर मीटर स्क्वायर है, तो हम यहाँ से गुणा कर देंगे उसको कितने रुपए से और डायरेक्ट आ जाएगा। देखो यहाँ से हम इसका एरिया निकालते हैं पहले, तो देखो ये पार्क है, ये 6 मीटर चौड़ा है ना, तो एक आयताकार बनेगा ये वाला, देखो इस तरीके से ये 2 आयताकार इस तरीके से बनेंगे, तो ये 6 मीटर की चौड़ाई है, तो इसका मतलब ये जो लंबाई है इसकी कितनी होगी रास्ते की 110, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 110 गुणा में 6 660 मीटर, एक तो ये हो जाएगा, और इस रास्ते की निकालेंगे तो 6 मीटर और इसकी जो लंबाई रहेगी ये कितनी रहेगी 70 की, तो 70 गुणा में 6 करेंगे तो 6 7 42, 4 7 420 और इनको जोड़ देंगे तो 1080 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, ये 2 बार काउंट किया गया ये बीच वाला, और आपको पता है रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर है, तो यहाँ से 6 बाई 6 का एक वर्ग बनेगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि वर्ग का स्क्वायर आ जाएगा कितना 36, इसमें से माइनस कर देंगे तो 1040 इस रास्ते का एरिया आ जाएगा, और यहाँ से वर्ग मीटर इतना एरिया आ जाता है और एक वर्ग मीटर पर इतना खर्च होता है 175 गुणा कर देना, ये आंसर आ जाएगा 1,82,700 रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% हानि होती है, उसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट लाभ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं वास्तविक सेलिंग प्राइस रहा है उसका वस्तु का 100 रुपए, तो यहाँ पर 18/25 मूल्य पर बेचता है, तो 100 का 18/25 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 72, अगर वो 72 रुपए में बेचता है तो उसे 19% हानि होती है, तो इसका मतलब वस्तु का जो सेलिंग प्राइस रहा हुआ ज्यादा रहा होगा, तो यहाँ से क्या है 72 रुपए में बेचने पर उससे 19% हानि होती है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 72 को 100/81 कर देंगे, क्योंकि 19% की हानि हुई है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर समझा दूंगा, फिर आपका डाउट नहीं रहेगा। जैसे 72 रुपए में बेच दी और उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है 19% का लॉस हुआ है। मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपए थी और 19% की हानि हुई है, तो उसका मूल्य 81% रहने के बाद 72 रुपए हुआ होगा, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 72 गुणा में 100/81, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, तो 9 से काटना 9 9 81, 9 8 72, 800/9 ये आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, इतने रुपए में बेचनी थी वो।
तो पूछ के रखे है सवाल में, इससे उसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसकी बजाय 800/9 रुपए की बजाय अगर वो 100 रुपए में बेचता है तो कितना लाभ होगा। तो बिल्कुल ठीक है, इसकी बजाय इसमें बेचेगा तो इसका मतलब 100 में से ये माइनस कर देंगे, इतना परसेंट लाभ हो, सॉरी इतने रुपए का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है, अदरवाइज आपको परेशानी नहीं आती। 800/9 इसको फ्रैक्शन में नहीं लेके आना, एज इट इज रखेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, 100 में से डिफरेंस लेंगे, ये लाभ आ जाएगा बटे में। इस पर निकालते हैं लाभ, इस पर निकालेंगे 800/9 और गुणा में 100। बस इसको सोल्व करना है। 900 में से 800 गया कितना, 100/9 और नीचे रह जाएगा 800/9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा में 100 करेंगे तो 12.5% का लाभ आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा फ्रैक्शन में दे रखा है। यहाँ पर अगर पूरा होता ना 900 रुपए होता मान लीजिए, या 1800 होता, तो हम इसको काट देते, इजिली आपको आसानी से पता चल जाता है ना। तो यहाँ पर इसको इस कंफ्यूज नहीं होना, इस सवाल को इस तरीके से कर देना। क्वेश्चन नंबर 50, इसको हम ट्रिक से करेंगे। यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्णांकों का औसत 11 है, तो उसमें से अंतिम 3 का औसत क्या होगा। देखो 5 विषम संख्याएं हैं, आरोही क्रम का मतलब लगातार दे रखी है बढ़ते हुए क्रम में, उनका औसत 11 है। जब भी आपका औसत होता है ना विषम संख्याओं का, वो बीच वाली संख्या ही होती है। 5 संख्याओं में से बीच वाली संख्या 11 है, तो इसके बाद 2 संख्याएं कौन सी हो जाएगी, 13 और 15। इससे पहले वाले की बात करें तो 11 से पहले 9 और उससे पहले एक 7। इस तरीके से 7, 9, 11, 13। यहाँ से जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो अंतिम 3 का औसत बताना है, इनको जोड़कर 3 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे ना, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 और 1 2 और 1 3, इसको 3 से डिवाइड कर देना, 13 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक राशि है 12% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए प्राप्त होता है, 1290 रुपए। तो बताना है दोगुने से में आधी ब्याज दर पर उस धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। हमें मूलधन पता हो जाएगा तो यहाँ से निकाल देंगे। कैसे, 12% का फ्रैक्शन तोड़ देंगे, यहाँ से 3/25, 25 रुपए मूलधन है और 3 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 25 रुपए से राशि 28 हो जाती है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, इसको बोलते हैं मिश्रधन। तो 25 रुपए से 28 हो जाती है। दोबारा फिर समय 2 साल दे रखे हैं, तो एक बार फिर 25 से 28 हो जाएगी और इसको गुणा कर देंगे तो 625, इसको गुणा करेंगे तो 784। इसका मतलब ये है कि मूलधन अगर 625 रुपए था तो अमाउंट हो जाती है मिश्रधन 784, जिसमें ब्याज भी इंक्लूड होता है। तो 625 को इसमें से माइनस करेंगे तो 159 आपको प्राप्त होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि दे रखा है 1590 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो हम प्रिंसिपल यहाँ से निकाल देंगे, इसको 10 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6250 रुपए। अब 6250 रुपए का बताना है साधारण ब्याज। समय को 2 गुणा कर दिया जाए यानी कि 2 साल से 4 हो जाएगा। दर को आधी कर दिया जाए यानी कि 6, पहले 12% थी तो इसका आधा करेंगे तो 6%। सवाल बन जाएगा 6250 रुपए मूलधन है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा बटे में 100 कर देंगे। यहाँ से काट देना, 0 से 0 काट देंगे। इस तरीके से फिर ये 2 से 5, 2 से 125 कट जाएगा। आप इस तरीके से काटते हुए 2 दूनी 4, आराम से इसको काट के देख लेना। लेबर काट के दिखा देता हूँ, फिर आप बोलते हैं सर काट के दिखा दिया करो। ये बटे में 100, देखो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, 25 दूनी 125 दूनी 250, 250 और गुणा में करेंगे 6 तो कितना आ जाएगा, 25 6 का 150, तो ये आ जाएगा 1500 रुपए साधारण ब्याज। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 52 जो आपका रहेगा, आप ऑप्शन से कर सकते हो, कोई फार्मूला यूज नहीं करना। बताना क्या है, 1014 दे रखा है आपको। इस 1014 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, ऑप्शन से उठाकर जोड़ेंगे। जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त न हो, मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो एक बार इसमें सबसे छोटी संख्या देखो कौन सा, ऑप्शन में 6 है तो 6 जोड़कर देखो, तो यहां जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1020। ये एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है, और कोई भी शेष नहीं देती। तो ये आंसर हो जाएगा। बिना किसी फार्मूले के ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कोट ए 1/√3 दे रखा है, तो यहाँ से ए पता चल जाएगा आपको। कोट 1/√3 कितना होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो 1 माइनस 2 को 2a, तो ए की वैल्यू क्या है, एंगल है 60 डिग्री, तो ये लिखेंगे 1 माइनस कोस 120 डिग्री। यहाँ पर 2a है तो 60 डिग्री है, पता चल गया एंगल का 120 डिग्री। 1 माइनस कोस 120 को क्या करेंगे, कोस 180 डिग्री माइनस 60 में कन्वर्ट तोड़ देंगे। यहाँ पर यह आ जाएगा कोस 180 डिग्री माइनस 60 क्या होता है, माइनस कोस 60 डिग्री होता है।
और इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस कोस 60 डिग्री। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 60 डिग्री कितना पर होता है, इसका एंगल का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख दिया 1/2। तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो इसी तरह लिख देंगे। तो 2 एकम 2 और 1 3/2, और बटे में इसके सारे में क्या हो जाएगा, 1 में से आधा करेंगे तो आधा, 2 से 2 कैंसिल, 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इतने रुपए दे रखे हैं, ए बी बी सी का रेशो दे रखा है, तो ए बी सी में डिवाइड करना है, ए की बताना है, ए का हिस्सा कितना होगा। देखो ए बी दे रखा है 4:7 है और बी सी दे रखा है 5:6 है, इस तरीके से लिख लेंगे, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, इस तरीके से लिखना है। तो इसको गुणा करेंगे कैसे, 4 में 5 को गुणा करेंगे 20, ए का आ जाएगा भाग, 5 को 7 में करेंगे और 7 को 6 में करेंगे, 5 7 35 बी का और 7 6 42, ये सी का, ए बी और ये जाएगा सी। तीनों को जोड़ेंगे तो 97 रुपए बनते हैं, दे रखे हैं इतने रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इस बटे में 97 काटेंगे तो 191 पर पूरा कट जाएगा। बताना है कि ए का भाग क्या होगा, 20 है तो इसको 20 गुना कर देंगे इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा 3820 रुपए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के लिए हाँ होमवर्क है, आपने उसको करके देखना है, उसका सॉल्यूशन मैं पोस्ट में डाल दूंगा किस तरीके से किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, सिंपलीफाई करना है, आप लोग प्रैक्टिस करके देखा करो। इसलिए मैं एक आध क्वेश्चन जो आसान होता है ना और जिसको थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा उसमें, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ, सिंपल आप करके देखना एक बार, ठीक है, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, पोस्ट में आपको सोल्यूशन डाल दूंगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन रहेगा पेज नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 31, 4 समूह दिए गए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ए बी सी डी से रिलेटेड अल्फाबेट से आपको याद होने चाहिए, ए पर कौन से नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, ये सारे आपको अल्फाबेट के नंबर याद होंगे तो आसानी से सवाल निकाल पाओगे। ये 4 दे रखे हैं, असंगत बताना है। देखो सभी में क्या है, एक अल्फाबेट इंक्रीज किया गया है सभी में, पहले वाले में, ठीक है, उसके बाद फिर 10 सभी में यहाँ पर किया गया है 10, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जिसमें यहाँ पर एक की कमी की गई है, एक अल्फाबेट यानी कि जेड से पहले वाई एक कम कर दिया, बाकी सभी में 2 की डिजिट की क्या हुआ है, रिवर्स किया गया है उल्ट, ठीक है, -2 हमने इसलिए लिखा है, यहाँ पर 2 अल्फाबेट पीछे गए हैं, इसमें केवल एक अल्फाबेट गए हैं, तो ये हो जाएगा असंगत, ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको बस याद होने चाहिए नंबर, उसका नंबर क्या है अल्फाबेट का, ये सवाल है करने के। देखो निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, कुछ चम्मच प्लेट हैं, तो यहाँ लिख दिया कुछ चम्मच प्लेट है, और कुछ प्लेट क्या है, गिलास है, तो एक तो संभावना वेन डायग्राम की ये बनती है। दूसरी बनती है कि कुछ चम्मच प्लेट है और क्या दे रखा है, कुछ प्लेट गिलास है, तो कुछ प्लेट गिलास में ले लिया, एक डायग्राम बन गया ये, इस पर पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या है निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, ये बात कहता है निष्कर्ष में, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है। एक इसमें देखते हैं तो पता चलता है कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, बात ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर गिलास चम्मच हो सकते हैं, यानी कुछ गिलास चम्मच हो सकते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है ना ये निष्कर्ष 1, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ठीक है, पहले नंबर का निष्कर्ष हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरे नंबर का देखते हैं, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर कुछ चम्मच प्लेट हैं, ये इसको सिरे से खारिज कर देते हैं, ये तो है ही नहीं। कुछ गिलास चम्मच है, तो ये जो गिलास है ना, कुछ गिलास चम्मच है, यहां से देखते हैं तो नहीं बनती पॉसिबिलिटी, लेकिन यहां देखते हैं तो कुछ गिलास चम्मच हैं, यहां से बन सकती है, तो इसका मतलब अगर इस तरीके से हम ड्रा करते हैं तो हो सकता है कुछ चम्मच गिलास है, ठीक है, कुछ गिलास चम्मच है, हो सकता है, तो यहां से हम जो तीसरे नंबर का जो है निष्कर्ष, ये भी आपका हो भी सकता है नहीं भी, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, एक या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, इस तरीके से आपने निकाल देना है, 1 या 3 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है भाई आपका ब्लड रिलेशन से। देखो राजपाल और रामपाल 2 भाई हैं, ये है राजपाल और ये है रामपाल, 2 भाई दे रखे हैं, इनका ब्लड रिलेशन में देखेंगे क्या रहेगा। देखो 2 भाई हैं ये, और सुनीता राजपाल की भाभी है, जो सुनीता है ना वो राजपाल की भाभी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सुनीता है ना, अगर इसकी भाभी है तो ये बड़ा भाई हो जाएगा, ये छोटा भाई हो जाएगा, दोनों तो ये भाई हैं, ये बड़ा भाई है और ये हो जाएगा छोटा भाई। छोटे भाई की एक क्या लगेगी, इसकी पत्नी, बड़े भाई की पत्नी लगती है भाभी, ये लगा दी भाई। रघुवीर जो है वो सुनीता के पिता है, तो सुनीता का जो पिता है वो क्या है, रघुवीर है, ठीक है, ये पिता हो जाएगा, सुनीता के पिता हैं। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है, एक कौन दे रखा है, विक्रम की इकलौती बहन है, तो ये कोई विक्रम है ना, इसका ये भाई हो जाएगा, यानी कि रामपाल का साड़ा है ये विक्रम, ठीक है। हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है, सुनीता का पुत्र कौन सा है, हर्ष है, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है, तो बताना है
रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, तो हर्ष का क्या लगेगा, रामपाल, ये पिताजी लगेंगे यानी कि पापा लगेंगे, तो हम कह सकते हैं पिता, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 34 में पैटर्न में यहाँ पर क्या आएगा। इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न दे रखा है, देखो 4 है ना, यहाँ 4 को कर दिया इसने 2 गुना, और उसके बाद इसमें जोड़ दिया ये 7 और डिवाइड कर दिया 3 से, 7 4 दूनी 8 7 15 बटे में 3, 3 5 15, तो ये बीच वाली संख्या प्राप्त हुई है। इसी प्रकार इसमें किया गया है, 10 को 2 गुना करके 19 जोड़ दिया और उसको 3 से डिवाइड कर दिया, 10 दूनी 20 ये हो जाएगा 39 बटे 3, फिर इसको डिवाइड करके 13 ले आए। इसी प्रकार ये हो जाएगा 9 का 2 गुना करके उसमें मान लेते हैं x जोड़ेंगे, ये निकालना है, x जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 प्लस x इज इक्वल टू 39। तो x कितना हो जाएगा, 39 में से 18 कर देना माइनस 21 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दर्पण को दिखाए अनुसार mn पर रखा जाता है तो बताना है। देखो दर्पण वाला मैंने क्या किया था, एक बार आपने दर्पण में जो दे रखा है ना, जो इस तरीके से आपने थोड़ा सा डार्क उसमें लिख लेना, दबाव देकर पेन से, पेपर जो आपको रफ मिलेगा ना उस पर लिख लेना, या क्वेश्चन पेपर पर ही लिख लेना, ऐसे थोड़ा सा दबाव देकर लिखना है और उसको ऐसे रिवर्स करके देख लेना, ऐसे आपको पता चल जाएगा इसका दर्पण में क्या रहेगा, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 का 1 इस तरीके से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यदि n का अर्थ है गुणा, t का अर्थ है भाग, m का अर्थ है भाग, ठीक है, a का अर्थ है बराबर और r का अर्थ है प्लस, तो कौन सा समीकरण तार्किक रूप से सही होगा। इसके लिए आपको हर इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा और तब आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर एक बार ऑप्शन ये ट्राई किया है, 36 ऑप्शन नंबर कौन सा ये लिख दिया हमने, 36 का 4 ऑप्शन हमने ट्राई कराया है। इस तरीके से आपका ये आंसर सही होगा, आपने हर इक्वेशन को करके देखना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चनों में आप लास्ट से चेक करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन सेट किया है कि बच्चा पहले वाला सोल्व करके देखेगा ना, वो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, उसका टाइम खराब होगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को पीछे से शुरू किया करो करना। तो पिछला ऑप्शन उठाया और ये रख दिया, तो देखते हैं सेटिस्फाई होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो m का जो अर्थ था ना, n का अर्थ गुणा है, तो n देखो कौन से नंबर पर था, ये रहा, n का गुणा कर दिया, बस n की जगह है तो गुणा लेगा, m का जो दे रखा है सिंबल वो गुणा कर देना। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 18 से 18 दूनी 36 इंटू में 36 और प्लस 18 और माइनस 36, क्या ये इक्वल टू 54 आता है। तो इसको करेंगे 36 दूनी 72 प्लस में 18 माइनस में 36, क्या ये चमन आता है, बिल्कुल ये आ जाएगा। 72 में 18 जोड़ेंगे तो 90 में से 36 गया, चमन ये सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। आपने जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करो तो हमेशा जो चौथे नंबर का ऑप्शन होता है बैक साइड से उससे सोल्व करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपका ये इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आपका दिया हुआ होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से, ये भी आपको आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या करना है, देखो डी से शुरुआत कर लेते हैं, डी के बाद यहाँ पर लिख दिया डी ई एफ, एक छोड़कर एक लिखा गया। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सी के बाद इस तरीके से डी को लिख दिया एफ, लास्ट वाला पहला बना दिया, तो यहाँ पर एम एन ओ पी, डब्ल्यू एक्स एक छोड़ दिया वाई, ओ पी क्यू, आर एस छोड़ दिया टी, सी डी छोड़ दिया ई, इस तरीके से लिख देना, ये आंसर हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन 38 नंबर है। 6 मित्र है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और जो है मेहर पश्चिमी छोर पर बैठा है, पश्चिमी छोर पर ये बैठा है मेहर। आगे दे रखा है, इसमें एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, गौरव और मेहर के बीच में एक मित्र बैठा है। इसका मतलब गौरव और मेहर का तो हमें पता चल गया, ये बैठ गया मेहर, और गौरव और मेहर के बीच में एक है, तो इसका मतलब गौरव का भी हमें पता चल गया, यहाँ बैठेगा। और दे रखा है इसमें जो सिया है, निधि केवल सिया के बाई ओर बैठी है। अगर सिया को हम यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ निधि बैठ जाती है, यहाँ पर भी हो सकती थी सिया, लेकिन क्यों नहीं होगी। यहाँ पर अगली स्टेटमेंट देखो, अंश और निधि के बीच में दो मित्र हैं, अंश और निधि के बीच में ये दो हो जाएंगे और यहाँ पर अंश बैठ जाएगी। अंश अगर यहाँ बैठती है तो दो मित्र यहाँ हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा, जो बचा हुआ है कौन है, वो रक्षित है। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, रक्षित बैठ जाएगा। बताना है सवाल में पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन सा मित्र होगा, तो ये है पूर्व और ये है पश्चिम, पूर्व से तीसरे स्थान पर आपका रक्षित आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर देना।
क्वेश्चन नंबर 39, टेलर का अर्थ ये दिया गया है, लैंड का अर्थ ये, तो ड्रेन का बताना है। तो डी यहाँ पर देखेंगे, डी का सिंबल 7 है तो 7 लिख देंगे, आर का ओ है तो ओ लिख देंगे, ए का 3 है यहाँ 3 लिखेंगे, आई को लिख देंगे 8, और एन का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा 4, और ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये दे रखा है, डिटरमाइंस का प्रयोग करके कौन सा शब्द अक्सर नहीं बनाया जा सकता शब्द। आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 RINGS, रिंग्स, रिंग्स में क्या है, जी आया है, और डिटरमाइंस में कहीं पर भी जी नहीं आता, तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। तो आज हमने मैथ और रीजनिंग के जो जितने भी क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए। मैंने एक लास्ट क्वेश्चन मैथ का जो आपके लिए छोड़ा था, वो होमवर्क रहेगा आपका 55 क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपने करना है, नहीं आता तो मैं आपको पोस्ट में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।